सबसे बड़ी खबर राजधानी दिल्ली से आ रही है। दिल्ली के फैज़ इलाही मस्जिद के पास अतिक्रमण हटाने पर बवाल हो गया। अब दिल्ली के शाही जामा मस्जिद के पास अतिक्रमण का मामला सुर्खियों में आ गया है। इस बारे में दिल्ली हाईकोर्ट ने बड़ा फैसला सुनाया है। दिल्ली हाईकोर्ट ने जामा मस्जिद के पास अतिक्रमण पर एमसीटी को आदेश दिया है कि 2 महीने के अंदर पूरे इलाके का सर्वे कराया जाए और अगर अतिक्रमण पाया जाता है तो उचित कानूनी कार्रवाई करे। दिल्ली हाईकोर्ट में याचिका दायर कर आरोप लगाया गया कि जामा मस्जिद के गेट और उसके आसपास के इलाकों पर एमसीडी पार्किंग पर अतिक्रमण हुआ है। तो जहां एक तरफ फैज़ इलाही मस्जिद पर एक्शन हुआ, कार्रवाई हुई, तो वहीं दूसरी तरफ अतिक्रमण के खिलाफ सर्वे का आदेश भी शाही जामा मस्जिद के आसपास के इलाकों पर कोर्ट की तरफ से दिया गया है। आपको बता दें कि फैज़ इलाही मस्जिद के पास जब कार्रवाई करने पुलिस की टीम पहुंची थी तो उस वक्त बवाल भी हुआ था। कुछ लोगों ने पत्थरबाजी की थी, लोगों को भड़काने का काम किया था, गलत और फॉल्स नैरेटिव स्थापित करने की कोशिश की थी। जामा मस्जिद दिल्ली की शान है, लेकिन क्या जामा मस्जिद के आसपास अतिक्रमण है या नहीं? क्या ये अतिक्रमण जामा मस्जिद की खूबसूरती को बर्बाद नहीं कर रहे हैं? आपको दिखाते हैं हमारे संवाददाता शोएब की एक रिपोर्ट। मैं इस वक्त दिल्ली जामा मस्जिद की सीढ़ियों पर मौजूद हूं और आपको तस्वीरें दिखाता हूं कि किस तरह से जामा मस्जिद की सीढ़ियों पर अतिक्रमण किया हुआ है। और ये अब से नहीं, सालों से है। तमाम जो प्रशासन के लोग हैं वो रोज़ाना इन तमाम चीज़ों को देखते हैं। अपनी जो भी बातें इलाके के लोग हैं वो भी रखते रहते हैं और लगातार ये गुहार लगाई जाती रही है कि इस अतिक्रमण को यहाँ से हटाया जाए, लेकिन आज तक किसी भी तरह की कार्रवाई नहीं की गई है। अब ऊपर की तरफ लेकर चलूंगा, प्रमोद आपको दिखाएंगे कि किस तरह से और भी जितना ऊपर आप बढ़ते हैं जामा मस्जिद की सीढ़ियों की तरफ और जामा मस्जिद की सीढ़ियों पे इसी तरह से आपको जो अतिक्रमण है वो दिखाई देगा। दिल्ली हाई कोर्ट ने इसी मामले को लेकर ये कहा है कि 2 महीने के अंदर अंदर इसका सर्वे करके एमसीडी की टीम दे और इसको हटाया जाए। तो देखिए कि ये स्थिति है जामा मस्जिद की, और जामा मस्जिद पर जो भी शख्स आता है घूमने के लिए वो इस अतिक्रमण, इस गंदगी और इस बदहाली की वजह से जो उसके अच्छे तजुर्बा, जिस तरह से एक्सपीरियंस जो अच्छा होना चाहिए वो नहीं हो पाता। और यही वजह है कि लगातार यहाँ के जो लोग हैं वो भी इस बात की गुहार लगाते रहे हैं कि इस पूरे जो इंक्रोचमेंट ये है यहाँ पर दोनों तरफ आप देखेंगे कि गेट नंबर ये देखिए 2 है और इसके आसपास के पूरे इलाके में आप देखेंगे इसी तरह से दुकानें यहाँ पर सुबह शाम तक लगती है और बाकायदा इन तमाम चीज़ों को लेकर जो इंतज़ामिया या कहे कि जो एमसीडी की टीम है उनको भी ये नज़र आता है, लेकिन कार्रवाई जिस तरह से होनी चाहिए नहीं हो पाती। हाई कोर्ट की तरफ से अब 2 महीने के अंदर इन तमाम चीज़ों का सर्वे करने के आदेश दिए गए हैं। सर्वे यही कि ये देखिए, हम खुद भी इस बात को दिखा रहे हैं इंडिया टीवी पर कि किस तरह से ये सीढ़ियों पर, यहाँ तक कि जामा मस्जिद की जो सीढ़ियाँ है और बिल्कुल बाहर का जो इलाका है, इन तमाम जगहों पर भी अवैध जो दुकानें हैं वो लगाई गई है और सालों से इसी तरह के हालात यहाँ पर बने हुए हैं, लेकिन इसको हटाने के लिए अब तक कोशिशें नहीं की गई। जामा मस्जिद के पास देश के पहले शिक्षा मंत्री अब्दुल कलाम आजाद की मजार पर भारी अतिक्रमण हुआ है। मजार के चारों तरफ दुकानें बनाई गई हैं और इसी को लेकर अब ये एक्शन देखने को नजर आ सकता है। कोर्ट की तरफ से ये आदेश दे दिया गया है कि इस पूरे इलाके का सर्वे कराया जाए। पहले शिक्षा मंत्री मौलाना अबुल कलाम आज़ाद साहब की मज़ार जामा मस्जिद के बिल्कुल करीब मौजूद है। ये मज़ार है, ये देखिए कि किस तरह के हालात यहाँ पर भी है। मौलाना अबुल कलाम आज़ाद के नाम से यहाँ पर आपको ये पत्थर दिखाई देगा जिसमें उनके बारे में पूरा जो जिक्र है वो कब पैदा हुए, किस तरह का उनका रोल आज़ादी में रहा, किस तरह से उन्होंने आज़ादी के बाद जब शिक्षा मंत्रालय को संभाला तो किस तरह के काम उनके रहे। और ये महापुरुष हैं हमारे देश के। ये मज़ार उनकी है। यहाँ पर भी आप अंदाज़ा लगा सकते हैं किस तरह से जो एक तरीके से इंक्रोचमेंट है वो यहाँ पर नज़र आ रहा है। हाई कोर्ट ने इसीलिए कहा है कि इस पूरे इलाके का सर्वे किया जाए। एमसीडी को ये निर्देश दिया हाई कोर्ट ने कि 2 महीने के अंदर सर्वे किया जाए और उनको रिपोर्ट दी जाए। ये हालात यहाँ आपको दिखाई देंगे। ये गेट है जहाँ से आप मज़ार में जा सकते हैं, यानी कि हमारे देश के जो पहले शिक्षा मंत्री है उनके मज़ार, उनकी कब्र की हालत कुछ इस तरह की है। हालांकि अभी अंदर से लॉक लगा हुआ है, हम अंदर तो नहीं जा सकते। शायद ये लोग बता रहे हैं क्या हो रहा है अंदर। अभी ये दरवाज़ा खुलता है, कोई बताएगा? कौन है अभी? कैसे जाएंगे अंदर? अंदर में आदमी
चौकीदार आता है, अभी आने वाला है, 9 बजे आता है। इस तरह की हालत क्यों है? मतलब इसको लेके कोई कुछ कहता नहीं? हमारे देश के महापुरुष है, देश के पहले शिक्षा मंत्री, और देखिए कैसे मतलब कहीं दिखाई देता? अभी गेट खुलेगा, अभी चौकीदार आएगा, वो शाम तक रहता है। गेट तो खुलेगा, लेकिन ये दुकानें क्यों लगती है यहाँ? दुकान तो गरीब आदमी लगा लेते, रोजी रोटी कमा लेते, दिन खाता है लोग, बस यही है। लेकिन ये तो मतलब है तो अतिक्रमण ही ना, एक तरीके से गलत है ना ये? आप मानेंगे भाई गलत? आदमी का यहाँ पे रोजी रोटी चलता है, बस ये थोड़ा बहुत उधर उधर के लगा लेते हैं। ये हट जाता है, ये हट भी जाता है, 3-4 बजे हट जाता है ये जो सब। लोग आएंगे अब देखो कि जहाँ से ये मजार गार्ड रहता है ना, यहाँ गार्ड नहीं, वो ठीक है, जो मजार की जहाँ से शुरुआत है आप पूरे इसको देखेंगे, हर तरफ इसी तरह दुकान है। ये दरवाजा तो दिखाई नहीं दे रहा, हमें मुश्किल से दिखाए कि भाई यहाँ कोई दरवाजा है जिसमें आप मजार में जा सकते हैं। देश के पहले वजीर तालीम थे ना, पहले शिक्षा मंत्री मौलाना अबुल कलाम आजाद साहब, इनकी मजार पे कोई आएगा, ये महापुरुष है हमारे देश के, तो कैसे वो मतलब देखेगा? यहाँ ये हालत है पूरे इलाके की। जामा मस्जिद के पास एमसीडी पार्किंग में भी अवैध अतिक्रमण की शिकायत दिल्ली हाईकोर्ट में की गई है। एमसीडी पार्किंग की क्या हालत है, एक रियलिटी चेक आपको दिखाते हैं। मैं इस वक्त जामा मस्जिद दिल्ली में मौजूद हूं और ये अहाता है जामा मस्जिद का, आप देख ही रहे हैं। ये पार्क है, हालांकि इसकी देखरेख दिल्ली एमसीडी द्वारा की जाती है, लेकिन तस्वीरें देखिए, ये पार्क की जो बाउंड्रीज है, क्या हाल है इनका। ये सब दुकानें हैं, आपको जितनी भी दिखाई देगी ये सब दुकानें हैं यहाँ पर, और बुरा हाल है जामा मस्जिद। मतलब अतिक्रमण जो हम कह सकते हैं कि किस हद तक अतिक्रमण है, ये देखिए, ये सारी दुकानें, ये पूरी जो चार दीवारी है, हर चार दीवारी को घेरे हुआ है यहाँ पर अतिक्रमणकारियों ने। जो एक हालत यहाँ पर जिस तरह की होनी चाहिए कि ये ऐतिहासिक धरोहर है, इन पार्कों की खूबसूरती जिस तरह से हम जो कुतुब मीनार या दूसरी जगहों पर देखते हैं, लेकिन यहाँ हालात देखिए कि किस तरह के ये हालात है। जामा मस्जिद और उसके पास के हालात देखिए क्या है। ये सारी प्रमोद आपको दिखाएंगे कि जालियों में सारी दुकानें आपको दिखाई देगी, ये अतिक्रमण किए हुए हैं। लोग यहाँ घूमने आते हैं, उनसे भी बात करते हैं कि वो क्या सोचते हैं इन तमाम चीज़ों को लेकर, क्योंकि जब वो आते हैं तो ये सोच कर आते हैं कि जामा मस्जिद मतलब बड़ी खूबसूरत जगह होगी, जामा मस्जिद के अंदर साफ़ सफाई है, ये बात सच है, लेकिन बाहर का जो इलाका है वो मायूसी करता है। सही कह रहा हूँ मैं? बिल्कुल सही बात है। नाम क्या है आपका? बिलाल मोहम्मद। कहाँ से आप आए हैं? अजमेर शरीफ से। अच्छा, अजमेर में तो बहुत लोग अजमेर में भी घूमने जाते हैं, तो जामा मस्जिद आए आप, क्या आपको एहसास है यहाँ आकर एक जो जिस तरह की चीज़ें होनी चाहिए वो दिखाई दे रही है? वो नहीं दे रही है दिखाई। क्या कमी क्या दिखाई दे रही, कमी क्या है? भीड़ भड़ाका भी हो रखा है बाहर वैसे, और ना कोई गेट अभी खुला है, एक नंबर गेट है। दुकानें, ये जो दुकानें लगी है ये हटनी चाहिए क्या? ये हटनी चाहिए। हटनी तो सही है ये, जैसे बता रहा हूँ मैं कि मैं अजमेर शरीफ से आया हूँ। अजमेर शरीफ के आप देखो, वहाँ से देखो आप बाहर, मतलब जो है व्यवस्था देखो वहाँ की भी, और एक यहाँ की देखो, यहाँ के पार्क में भी देखो घास है, तो साफ सफाई नहीं है, और इसमें हरी कचन रहनी चाहिए। जालियाँ हैं, देख रहे हैं आप, ये जो बाउंड्री है, वॉल है, यहीं पे दुकानें लगा रखी लोगों ने। हाँ, ये क्या हुआ है? ये तो कब्जा किया हुआ ही है, ये तो कब्जा किया हुआ ही है। हटने चाहिए, बिल्कुल हटना चाहिए। आप जब इधर कौन से गेट से, आप लाल किले की तरफ से आए हैं, कहाँ से आए हैं? हाँ जी। तो क्या रास्ते में क्या दिखा फिर? जामा मस्जिद दिखती है सही से या दुकानें ही दिखती है? नहीं, खाली दुकानें ही दिखती है, बस मीनारे दिखते हैं जामा मस्जिद का, और कुछ नहीं दिखता है। तो आपने इन तस्वीरों के जरिए देखा किस तरह से जामा मस्जिद के बाहर और अंदर अतिक्रमण किया गया है। शोएब रजा वहीं से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। शोएब, कोर्ट की तरफ से जो ऑर्डर आया है, पहले तो उसके बारे में बताइए, किस तरह से एमसीडी को कार्रवाई करने के लिए कहा गया है, और तस्वीरें तो आपने खुद हमारे दर्शकों को दिखाई कि किस हद तक अतिक्रमण हुआ है वहां पर। बिल्कुल, देखिए, हाई कोर्ट ने साफ ये कहा है एमसीडी की टीम को कि 2 महीने के अंदर सर्वे किया जाए, देखा जाए कि अतिक्रमण है या नहीं, और अतिक्रमण है तो फौरन इसको हटाया जाए। तो तस्वीरें हम दिखा रहे हैं कि अतिक्रमण चारों तरफ है, और जिस पिटिशनर ने, क्योंकि अमीरो भी यहाँ पर मौजूद है, एक जो पिटिशनर है उनसे भी बात करेंगे, तो 5 नंबर का भी जिक्र है उसमें, 3, 5, 7, और 5 नंबर का इसलिए जिक्र है पिटिशन में कि यहाँ पर अवैध पार्किंग चलाई जा रही है। देखिए, जामा मस्जिद का गुंबद आपको दिखाई देगा, प्रमोद आपको दिखाएंगे, और ये उसी परिसर में, जामा मस्जिद परिसर का ही हिस्सा है जो आसपास पार्क है एमसीडी के। यहाँ पर एमसीडी की पार्किंग चलाई जा रही है, यहाँ पर गाड़ियाँ जाती है अंदर, और ये पर्ची मैं आपको दिखाऊं कि एमसीडी की अगर पार्किंग होती है तो उसमें एमसीडी लिखा होता है, लेकिन यहाँ देखिए लिखा हुआ है जेएमडी, यानी कि जामा मस्जिद 4 नंबर 4, 5 कार पार्किंग, यानी कि जामा मस्जिद
खुद में एक प्रशासन बना हुआ है जामा मस्जिद का जो प्रशासन है, और एमसीडी के पार्कों में पार्किंग जो है वो जामा मस्जिद के, अब ये कौन लोग हैं, कौन चला रहे हैं, ये तो इनको जवाब देना पड़ेगा। लेकिन यहाँ जो आसपास की दुकानें, हमें जो जानकारी दी गई, वो लोग यहाँ आते हैं और अपनी गाड़ियाँ खड़ी करते हैं। अमीरो साहब हमारे साथ हैं। अमीरो साहब ये बताएं कि कौन लोग, क्योंकि आप पिटिशनर है इस मामले में, एक कौन लोग गाड़ी खड़ी करते हैं अंदर, किसका घर है? लोग हैं यहाँ के मार्केट के कागज व्यापारी हैं, उनकी कार खड़ी होती है यहाँ पर, और अंदर रिहाइश भी कर रखी है लोगों ने। और ये है जामा मस्जिद का हिस्सा? जामा मस्जिद का हिस्सा नीचे का जो एमसीडी की जगह है। ये जगह एमसीडी की है। पार्किंग कौन चला रहा है? पार्किंग याहिया बुखारी चला रहे हैं, इसमें रिहाइश कर रखी है याहिया बुखारी ने। अच्छा, तो इसका भी जिक्र आपने किया है? जी जी। क्या चाहते हैं आप इसको? यहाँ तो इंक्रोचमेंट खत्म होना चाहिए। इंक्रोचमेंट खत्म होना चाहिए, अतिक्रमण खत्म होना चाहिए। तो ये जन्नत निशान गेट नंबर 5, इसी तरह से 7 नंबर का जिक्र है, 3 नंबर का जिक्र है, और जो हमने तस्वीरें दिखाई कि लाल किले से जामा मस्जिद की तरफ जब आते हैं तो आपको कुछ नहीं दिखाई देता अतिक्रमण के अलावा। ठीक है, और जब इस अतिक्रमण पर कार्रवाई होगी तो फिर इस पर बवाल होने की संभावना जरूर बन सकती है। फिर लोग इसे कह सकते हैं कि एक समुदाय विशेष को देखकर ये कार्रवाई की जा रही है। शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए शोएब। आगे देखिए, दिल्ली के तुर्कमान गेट की भी बात कर लेते हैं, जहां बवाल के बाद पत्थरबाजों के खिलाफ एक्शन अभी भी जारी है। इस बीच इस मामले में एक बहुत बड़ा खुलासा हुआ है। दिल्ली पुलिस को पहले ही अलर्ट किया गया था कि अतिक्रमण हटाने के दौरान हिंसा हो सकती है। इस दौरान देश विरोधी ताकतें और स्थानीय लोग बवाल कर सकते हैं। दिल्ली पुलिस को ये अलर्ट इंटेलिजेंस यूनिट ने भेजा था और इसीलिए पूरे दल बल के साथ ये कार्रवाई करने के लिए दिल्ली का प्रशासन पहुंचा था, एमसीडी पहुंची थी, बड़ी संख्या में पुलिस बल की तैनाती थी। लेकिन लोगों ने अफवाह फैलाई और उस अफवाह के आधार पर बड़ी संख्या में लोग गलियों में निकल आए। हाथों में बड़े बड़े पत्थर थे, मोटे मोटे पत्थर थे, और उससे पुलिस पर लगातार हमला किया जा रहा था, जिसमें कई पुलिस वाले घायल भी हुए हैं। अब जिन लोगों ने अफवाह फैलाई है उन पर पुलिस की नजर है। वीडियोस को चेक किया जा रहा है। वीडियोस किन अकाउंट से वायरल की गई, वो कौन लोग थे जो बार ये कह रहे थे कि फैज़े इलाही मस्जिद को तोड़ने के लिए प्रशासनिक अमला पहुंचा है या पूरी की पूरी मिलिट्री पहुंची है। कुमार सोनू हमारे सहयोगी जुड़ गए हैं ज्यादा जानकारी के साथ। कुमार, क्या अपडेट है आपके पास इस पूरे मामले में? पुलिस की जांच अभी तक कहां तक पहुंची है? देखिए, मैं आपको बता दूं कि दिल्ली पुलिस के पास इंटेलिजेंस यूनिट से जो है एक इनपुट मिला था कि जब डेमोलिशन होगा तो उस दौरान जो है लोकल्स इकट्ठे होकर प्रोटेस्ट कर सकते हैं। जो एंटी सोशल एलिमेंट हैं, एंटी नेशनल एलिमेंट शब्द का इस्तेमाल करते हुए ये लिखा गया था कि वो वहां पर माहौल बिगाड़ सकते हैं। जिसके बाद दिल्ली पुलिस की तरफ से जो है 5 जिलों को अलर्ट पर रखा गया था। सेंट्रल डिस्ट्रिक्ट में जहां पर डेमोलिशन होना था, इसके अलावा साउथ ईस्ट डिस्ट्रिक्ट, इसके अलावा नॉर्थ ईस्ट डिस्ट्रिक्ट और ईस्ट डिस्ट्रिक्ट, और इसके साथ साथ सेंट्रल डिस्ट्रिक्ट, इन चारों जिलों की पुलिस को अपने अपने जिलों में अलर्ट पर रहने के लिए कहा गया था, क्योंकि इन चारों जिलों में जो है सेंसिटिव इलाके हैं, मिक्स पॉपुलेशन वाले जो हैं इलाके, उनकी संख्या जो है ज्यादा है। फिलहाल ये पुलिस की मुस्तैदी ही थी, अलर्टनेस ही थी कि जो पूरा अलर्ट इनपुट पहले ही पुलिस के पास आ गया था, तो उसके बाद पुलिस ने मुस्तैद रहते हुए महज 10 से 15 मिनट में ही पत्थरबाजों पर काबू पा लिया। जो उन्हें तितर बितर किया, टीयर गैस का इस्तेमाल करते हुए हल्का फुल्का लाठी चार्ज करना पड़ा था। हालांकि पुलिस को फिलहाल पुलिस के इसमें 5 जवान जो हैं घायल हुए थे, लेकिन पुलिस के पास पूरा अलर्ट था। सबसे बड़ी बात यह है कि और इसी अलर्ट की वजह से इस घटना को और बड़ा होने से पहले ही रोक लिया गया। उन उपद्रवियों पर अब एक्शन लिया जा रहा है, कार्रवाई हो रही है जिन्होंने लोगों को भड़काया और पत्थरबाजी की। शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए सोनू। इसी बीच एक और बड़ी खबर, राजधानी दिल्ली पुलिस को तुर्कमान गेट इलाके में रहने वाले यूट्यूबर सलमान की अब तलाश है। सलमान ने सोशल मीडिया के जरिए माहौल बिगाड़ने की कोशिश की। सलमान ने वीडियो बनाए और लोगों के बीच मस्जिद तोड़ने की अफवाह फैलाई, जिसके बाद तुर्कमान गेट इलाके में भीड़ इकट्ठा हो गई। दिल्ली में तुर्कमान गेट हिंसा के गुनहगारों के चेहरे लगातार सामने आ रहे हैं। दिल्ली पुलिस ने अभी तक कुल 30 पत्थरबाजों की पहचान की है। इनमें 10 पत्थरबाजों की पहचान जिस वीडियो से हुई है वो वीडियो इंडिया टीवी के पास है। इस वीडियो में पत्थरबाज और पुलिस सामने सामने दिख रहे हैं। पत्थरबाज पुलिस पर पथराव करते नजर आ रहे हैं। दिल्ली पुलिस के पास ऐसे 400 से ज्यादा वीडियोस हैं जिनकी जांच की जा रही है और हर एक पत्थरबाज की पहचान की जाएगी। इस बीच तुर्कमान गेट बवाल पर दिल्ली पुलिस बॉडी कैम के वीडियो पहली बार सामने आए हैं। ये वीडियो बवाल के ठीक पहले का है, जिसमें जिस वक्त फैज़े इलाही मस्जिद के पास अतिक्रमण हटाया जा रहा है उस वक्त दिल्ली पुलिस के जवान तैनात नजर आ रहे हैं। ये वीडियो कैमरे पुलिस के जवानों के बॉडी पर लगे होते हैं, जिसमें वहां की गतिविधियां कैद हो रही थी। दिल्ली पुलिस का कहना है कि बॉडी कैम में उपद्रवियों की तस्वीरें कैद हो गई हैं।
राजधानी दिल्ली के बाद खबर बिहार की राजधानी पटना से, जहां बेकाबू थार का कहर देखने को मिला। दानापुर थाना क्षेत्र में थार चालक ने कई गाड़ियों को टक्कर मारी और सड़क किनारे जा रहे लोगों को रौंद दिया, जिससे गुस्साए लोगों ने थार को आग के हवाले कर दिया। हालांकि घटना के बाद से इलाके में तनाव है और इसी को देखते हुए भारी संख्या में पुलिस बल की तैनाती की गई। पुलिस फिलहाल मामले की जांच में जुटी है। तो थार पटना के गोला रोड में एक थार गाड़ी ने 6 लोगों को कुचल दिया। 4 की स्थिति गंभीर बनी हुई है। गोला रोड में टी पॉइंट से रूपसपुर की तरफ थार सवार काफी तेज रफ्तार से जा रहा था। सबसे पहले उसने एक बाइक वाले को टक्कर मारी। जब लोगों ने पकड़ने की कोशिश की तो वो भागने लगा और इस दौरान कई दूसरी गाड़ियां उसकी चपेट में आ गई। 2 बाइक और 2 साइकिल सवार उसकी चपेट में आ गए और ठीक इसी जगह पर आकर थार गाड़ी रुक गई। लोगों ने ड्राइवर को पकड़कर उसकी पिटाई की, हालांकि बाद में वो भागने में कामयाब हो गया और फिर लोगों ने थार गाड़ी में आग लगा दी। पूरी गाड़ी जलकर खाक हो गई और इस हद तक जल गई कि नंबर प्लेट भी उसका नहीं दिख रहा था। पुलिस जब यहां पर पहुंची तो पुलिस ये अब कोशिश कर रही है कि चेचिस नंबर से ये पता किया जाए कि जो गाड़ी मालिक है वो कौन है। पुलिस ये भी पता कर रही है कि ड्राइवर नशे में था या नहीं था। जो लोग घायल हैं उनका पटना के अस्पताल में इलाज चल रहा है और पुलिस आसपास में जो सीसीटीवी कैमरे लगे हैं उसको खंगाल कर ये जानने की कोशिश कर रही है कि ये पूरी घटना कैसे हुई। और नीतीश हमारे सहयोगी इस वक्त हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। नीतीश, ये जो थार वाला पूरा मामला सामने आया, इसमें क्या आरोपी की पहचान अभी तक हो पाई है? जी हाँ, जो ड्राइवर था उसको लोगों ने पकड़ लिया था, लेकिन वो चूंकि वहां से भागने में कामयाब हो गया, इसलिए अब पुलिस ये जानने की कोशिश कर रही है कि आखिर ये गाड़ी किसकी थी। और वो गाड़ी हम आपको दिखा रहे हैं, यही वो थार गाड़ी है जिसने कहर बरपाया है पटना के दानापुर इलाके में। और जब लोगों ने आग लगाई तो आप देखिए थार गाड़ी अब पहचान में भी नहीं आ रही है। ये कौन सी गाड़ी है इसे पहचानना मुश्किल है, क्योंकि पूरी गाड़ी जो है जलकर खाक हो चुकी है, कुछ भी इसमें नहीं बचा है। यहां तक कि जो नंबर प्लेट है वो भी जल गया और इसलिए अब इंजन नंबर, चेचिस नंबर से पुलिस पता करने की कोशिश करेगी कि आखिर इस गाड़ी का मालिक कौन है। और जो लोग इसमें घायल हुए हैं उनसे भी पुलिस ने बातचीत की है और उसके आधार पर पुलिस जानकारी जुटा रही है। लेकिन आप इस पूरी गाड़ी को देखिए, ये थार गाड़ी जिस तरह से काफी तेज रफ्तार में जा रही थी। सबसे पहले उसने एक बाइक वाले को टक्कर मारी। जब लोगों ने पकड़ने की कोशिश की तो वो भागने लगा और इस दौरान उसने कई लोगों को अपनी चपेट में ले लिया। 2 बाइक, 2 साइकिल सवार उसकी चपेट में आ गए और बाद में एक जगह गाड़ी टकरा कर रुक गई है और ये गाड़ी अब यहां पर आ गई है, जो थाने में गाड़ी को लाया गया है। और देखिए इस थार गाड़ी की क्या स्थिति हुई है। तो फिलहाल अब पुलिस ये पता करेगी कि कहीं ड्राइवर नशे में तो नहीं था। पुलिस ये भी जानने की कोशिश कर रही है कि आखिर इतनी तेज रफ्तार में वो गाड़ी आ रही थी तो किस वजह से आ रही थी और गाड़ी का मालिक कौन है। ये सारी जानकारी अभी पुलिस को जुटानी है। शुक्रिया आपका नीतीश, तमाम जानकारी के लिए। और अब बात करेंगे 2020 दिल्ली दंगा केस के आरोपियों का स्वागत किया गया है। जी हां, जेल से बाहर निकलने के बाद उनका स्वागत किया गया। तिहाड़ जेल से बाहर निकलने पर फूल माला से स्वागत किया गया। दरअसल सुप्रीम कोर्ट ने 5 आरोपियों को जमानत दे दी थी, जिसमें गुलफिशा फातिमा, मीरान हैदर भी शामिल हैं, जिनका जोरदार स्वागत किया गया। ये दिल्ली दंगे के आरोपी हैं जिन्हें सुप्रीम कोर्ट से 2 दिन पहले ही राहत मिली है। इन दोनों को सुप्रीम कोर्ट ने, इन 5 को सुप्रीम कोर्ट ने जमानत पर रिहा कर दिया था। लेकिन आप देखिए दिल्ली दंगे के ये आरोपी हैं जिन पर ये आरोप लगा कि दिल्ली को दहलाने की साजिश इन लोगों ने रची थी, लोगों को भड़काने की साजिश इन लोगों ने रची थी। जब ये जमानत पर बाहर आए तो इनका किस तरीके से स्वागत किया गया है, फूल माला पहनाकर इस तरीके से स्वागत किया गया जैसे ये कोई जंग जीत कर आए हो या न जाने कितना बड़ा कारनामा इन लोगों ने किया हो। आप देखिए गले में फूलों की माला डालकर बड़ी संख्या में भीड़ इकट्ठा हुई है। जेल से जैसे ये लोग बाहर निकलते हैं वैसे इनका जोरदार स्वागत किया जाता है। गुलफिशा फातिमा जो कि इस पूरे मामले में जेल में बंद थी, सुप्रीम कोर्ट ने राहत दी, जमानत पर बाहर तो कर दिया है, लेकिन इनके बाहर आने के बाद का माहौल आप देख लीजिए। बड़ी संख्या में भीड़ इकट्ठा होती है और इनका ऐसे स्वागत किया जाता है जैसे दिल्ली दंगे के आरोपी ना हो बल्कि कोई बहुत बड़ी हस्ती हो जो जेल में किसी नेक काम के लिए अंदर गए हो और इनका स्वागत इसी तरीके से किया गया हो। जबकि इन पर गंभीर आरोप हैं, दिल्ली दंगे में लोगों को भड़काने का इन लोगों पर आरोप है। सुप्रीम कोर्ट ने 7 आरोपी थे, 7 में से 5 आरोपियों को जमानत दे दी। 2 जो मुख्य आरोपी हैं उमर खालिद और शर्जील इमाम, इन दोनों को सुप्रीम कोर्ट ने जमानत नहीं दी थी। 5 साल बाद अभी मैं अब खबर उत्तर प्रदेश के कानपुर से, जहां से खाकी को शर्मसार करने वाला मामला सामने आया। कानपुर में नाबालिग ने दारोगा और उसके साथी पर गैंगरेप का आरोप लगाया।
पीड़िता का आरोप है कि उसे घर के बाहर स्कॉर्पियो में अगवा कर उसके साथ हैवानियत की गई। गैंग रेप के बाद आरोपियों ने उसे घर के बाहर फेंक दिया, साथ ही मुंह खोलने पर जान से मारने की धमकी भी दे डाली। आरोपी दारोगा का नाम अमित मौर्य है, जो अभी फरार है। वहीं पुलिस ने दारोगा के साथ गैंग रेप में शामिल पत्रकार को गिरफ्तार कर लिया है। हमारी बहन जो है शौच के लिए गई और काली स्कॉर्पियो वहीं रात में घूम रही थी, एक पल्सर गाड़ी। 2 लोगों ने अपहरण किया बहन का, तो उसने बताया कि भैया हम गए थे शौच के लिए। हमें पीछे से मुंह बंद करके हमें 2 लोगों ने उठा के गाड़ी में बंद करके उधर रेलवे के किनारे ले गए और हमारे साथ मतलब गंदा काम वगैरह किया। फिर इसके बाद बोले कि मतलब अगर घर पे बताओगे तो जान से मार देंगे तुम्हें। तो हमने रात में 100 नंबर को फ़ोन किया, फिर प्रशासन घर आई, फिर सुबह जो है चौकी गए तो चौकी में वो लड़का मौजूद था। तो बहन ने उसको देखा तो तुरंत पहचान लिया। अब फिलहाल पुलिस की 4 टीमें हैं जो आरोपी दारोगा की तलाश में दबिश दे रही हैं। पुलिस का कहना है कि दोषियों को किसी भी कीमत पर बख्शा नहीं जाएगा। जब पीड़िता अपने घर से बाहर निकली थी तभी स्कॉर्पियो सवार 2 लोगों ने उसे जबरन गाड़ी के अंदर खींच लिया। आरोपी पीड़िता को सचेंडी में रेलवे ट्रैक के किनारे सुनसान जगह पर लेकर गए, जहां दोनों ने स्कॉर्पियो के अंदर गैंगरेप की वारदात को अंजाम दिया और करीब 2 घंटे बाद नाबालिग को घर के बाहर फेंककर फरार हो गए। ये घटना कल की बताई जा रही है। थाना सचेंडी के अंतर्गत एक 14 वर्षीय लड़की के साथ दुष्कर्म की बात सामने आई है। मौके पर से वरिष्ठ अधिकारी डीसीपी वेस्ट हमारे गए, उन्होंने बातचीत भी उस लड़की से करी है। लड़की ने जो फिलहाल जो तहरीर दी है उसमें उसने 2 लोग को बताया है कि जिन्होंने उसको काली गाड़ी, एक बड़ी गाड़ी से उसको ले गए और जब वो शौच के लिए जा रही थी करीब 11 बजे रात में तो दुष्कर्म किया। उसमें FIR दर्ज कर ली गई है। जो उसका ब्रदर है जो उसका ब्रदर है वो ये कह रहा है कि उसमें एक पुलिस वाला भी इन्वॉल्व था। यदि ऐसा है तो तत्काल हम लोगों ने टीमों को लगा दिया है। उस दोषी जो दोनों लोग हैं उनकी पहचान कराकर कठोरतम कार्रवाई कराई जाएगी। और रुचि कुमार हमारी सहयोगी जुड़ गई हैं ज्यादा जानकारी के साथ। रुचि, अपने आप में हैरान करने वाला मामला है। जिस पुलिस की वर्दी पर यह भरोसा होता है कि ये सुरक्षा करेगी, ये महिलाओं की देखरेख करेगी, वही महिलाओं के साथ अपराध में अगर शामिल है तो कई सवाल खड़े होते हैं। क्या कार्रवाई हुई अभी तक? बिल्कुल, और एक बड़ा सवाल ये है कि इस बच्ची के साथ जो कुछ हुआ, जैसा बच्ची का भाई कह रहा है कि गैंगरेप किया, गाड़ी में किया। अब जब ये लोग थाने गए सबसे पहले तो पुलिस वालों ने अज्ञात के खिलाफ FIR कर ली। लापरवाही बरती, एक नाबालिग के साथ रेप हुआ था, उसको पॉक्सो एक्ट में मुकदमा होना चाहिए था लेकिन वो नहीं किया। इसीलिए जो चौकी इंचार्ज है उसको सस्पेंड किया गया, जो DCP है उनका वहाँ से ट्रांसफ़र कर दिया गया लापरवाही बरतने की वजह से। अब पुलिस की टीम लगी है, जो पुलिस वाला आरोपी है उसकी तलाश हो रही है। 4 टीम्स हैं और ये कहा जा रहा है कि अगर जल्दी ही अगर वो दोषी होगा तो पुलिस वाले को भी बख्शा नहीं जाएगा। लेकिन जो न्याय है वो फौरन मिलना चाहिए, वो बच्ची को फौरन नहीं मिला, उसके भाई को चक्कर लगाने पड़े। ये काफ़ी चिंता की बात है प्राची। बिल्कुल, ये चिंता की बात है और इसी लिहाज से पुलिस पर भी सवाल खड़े होते हैं कि जब कोई पीड़ित अपनी शिकायत देने आता है तो क्यों नहीं उस पर फौरी कार्रवाई की जाती है। शुक्रिया रुचि आपका तमाम अपडेट्स के लिए।